हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी के जो हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए थे उसकी समरी। फिर हम समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, जो कि थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया था। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो ये एक्सप्रेशन में ये बी ए थीटा इनका मीनिंग क्या है, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का आखिर वो होता क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स थे उनका कंक्लूजन हमारा ये निकल कर आ रहा था कि अगर हमारे पास एक कॉयल है और इस कॉयल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बेसिकली हम अभी बात करेंगे फ्लक्स की, बट एक्सपेरिमेंट से था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो चेंज होती है, भले ही यहां पर जहां से जिसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो चाहे सॉलिनॉइड से आ रही हो या फिर बार मैग्नेट से आ रही हो, वो किसी की भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर वो इस जगह पर चेंज हो रही है तो वो इस सर्किट में करंट इंड्यूस कर देती है। ठीक है, और यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो आता है, इसी वजह से यहां पर करंट आता है। और ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ये हमारा वोल्टेज ही होता है एक तरीके का। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमें यह बात पता चली कि अगर किसी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स, या कह लीजिए कि उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड अगर वो चेंज हो रही है, तो जो हमारा सर्किट है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से हमें करंट देखने को मिलेगा। भले ही जहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, चाहे वो सोलेनॉइड हो या बार मैग्नेट हो, उसके और इस कॉइल के बीच में कोई मोशन हो चाहे ना हो, बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे एसोसिएटेड है वो चेंज होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीजें निकल कर आई थी एक्सपेरिमेंट से। तो अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको कि मैं बार बार कह रहा हूं, आखिर इसका मीनिंग क्या है, आइए उसको पढ़ते हैं, समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, और वो किसी गिवन एरिया से पास हो रही है। ठीक है, वो किसी गिवन एरिया से पास हो रही है, तो हम लोग जब ये मेजर करते हैं कि इस गिवन एरिया ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है, तो वो हमारा होता है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई डिफाइंड था कैसा? ई ए कॉस थीटा। ये हमारा पूरा मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म पे, जो कि बन जाएगा ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ए का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थीटा क्या है? हमारा थीटा है एरिया वेक्टर। जैसे ये एरिया है, हर एक एरिया का एरिया वेक्टर होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच का एंगल, ये थीटा है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी है, मैंने इसको रिवाइज कराया। सिमिलरली यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यहां पर देखिए क्या थी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होकर मैग्नेटिक फील्ड हो, तो किसी गिवन एरिया ए से वो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है जब, तो हम कहते हैं कि जो उससे पास होने वाला फ्लक्स है वो हो जाता है हमारा फाई बी, और ये बन जाता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एरिया वेक्टर ए है, और इस एरिया वेक्टर को हम लोग, सॉरी, ये एक हमारे पास एरिया है और उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इधर ये एरिया है, ये एरिया ए है, और इसका एरिया वेक्टर ये ए इस तरफ है। ठीक है, तो इस एरिया को प्लेस किया गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। किस पे? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो यहां पर जो इस ए से पास होने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो हमारा हो जाएगा पाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये हमारा वेक्टर फॉर्म पे हो गया।
और डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर्स के बीच में, तो जब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ये कॉस थीटा वाला टर्म आ जाता है। और थीटा क्या है? थीटा इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ये थीटा। क्लियर? तो जब हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो एक्सप्रेशन ये निकल कर आ गया। अब लेट अस सपोज कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वो यूनिफॉर्म ना होकर इसी एरिया के छोटे से हिस्से में, मान लीजिए अगर उसका एरिया A1 है, इसी तरीके से उसके बगल में एरिया A2 है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू डिफरेंट है, उसकी वैल्यू है B1। यहां से जो पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड उसकी है B2, यहां से जो पास हो रही है उसकी है B3। इस तरीके से करते करते B1 B2 B3 B4 इस तरह करते करते, और सबका जो एरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुई, क्या हुई? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जहां पर हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं उसी एरिया एलिमेंट के पास हमें कंसीडर करना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और फिर हम उस पे ये वाला जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करते हैं। इस तरीके से हमें बहुत ढेर सारे बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा हमें मिल जाते हैं। ठीक है? और फिर उन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो अगर ये एक बड़ा सा हम यहाँ पर एरिया कंसीडर करें तो इस पूरे बड़े वाले एरिया से पास होने वाला हमें टोटल फ्लक्स पता चल जाता है। यानी कि देखिए, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, एक जो हमने सरफेस कंसीडर करी है उस सरफेस में अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता है उस सरफेस से पास होने वाला, वो फाई बी हो जाता है B1 .DA1। तो यहां पर B1 क्या है? जैसे यहां पर बात करी तो ये इस DA1, डी यानी कि छोटे एलिमेंट की बात हो रही है, एरिया एलिमेंट की, यहां से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B1, और इसका जो एरिया है वो है हमारा DA1। इसी तरीके से यहां पर मान लीजिए दूसरा है वो है DA2, वहां से पास होने वाली B2 है। ठीक है? सिमिलरली फिर यहां पर हमारा आगे B3 B2 B1 इस तरीके से हमें मिल रहा है। ठीक है? तो यही पहले वाले के लिए हम लोग ने फ्लक्स लिख दिया, प्लस दूसरे वाले के लिए लिख दिया, प्लस तीसरे वाले के लिए इस तरह कर दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भले ही आपको ये लग सकता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, आया ये वहीं से है, आया ये वहीं से है, बट यहां पर डायरेक्टली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो इस जगह पर वेक्टर नहीं है। ठीक है? इधर वेक्टर नहीं है। जो फ्लक्स होता है हमारा वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। भले ही यहां पर हमें राइट हैंड साइड पे टर्म्स वेक्टर वाले दिख रहे हैं, बट देखो इनके बीच में हो रहा है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक मैग्नीट्यूड हमें प्रोवाइड करता है, ना कि उसकी डायरेक्शन को भी। जैसे कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है जिसको कि हम लोग साइन प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका हम डायरेक्शन भी। ठीक है? इसको अगर हम पूरी तरीके से लिखें तो ये हमारा ए बी साइन थीटा और एन कैप ये पूरा बनता है। एन कैप जो कि डायरेक्शन होगी ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है? मान लीजिए कि ए इधर है बी इधर है, तो जो एन होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये था हमारा साइन प्रोडक्ट का। यहां पर क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा? हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। तो ये एक स्केलर बन गया, ये भी एक स्केलर बन गया, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड की अगर सिर्फ बात है तो हमारा स्केलर होता है। तो इन्हीं सबको जब हम सम कर देते हैं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, जहां पर कि जो आई है वो इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज की। यहां पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, मतलब कि किसी बड़े से एरिया में जितने भी हमने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंसीडर किए हैं, क्योंकि ये केस तब ले रहे हैं जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी देखिए यहां पर जब पहले ले रहे थे तब मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म थी। बट अगर इन केस नॉन यूनिफॉर्म होती इस तरीके से तो हम अलग अलग एरिया देखते, जिस एरिया में हमें डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पता रहती, तो हम इस तरीके से सब की वजह से जो फ्लक्स होता उसको फाइंड करते, सम अप कर देते, तो इस पूरे टोटल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हमें पता चल जाता। क्लियर? यहां तक ये चीज आ गई। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है हमारा वो बन गया फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये किस केस में है? जहां पर ये जो बी है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो बी है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला तो यही लगाना है, बट छोटे छोटे टुकड़ों में लगाएंगे। जैसे छोटे से एरिया कंसिडर करेंगे जहां पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। यहां पर लगाएंगे इस फॉर्मूले को, फ्लक्स निकाल लेंगे। इसका तो फाई वन नाम दे सकते हैं, इसका फाई टू, इस तरीके से फाई थ्री, फाई फोर, फाइव सिक्स, फाइव सेवन, इस तरह सबको समअप कर देंगे तो हमें टोटल फाई मिल जाएगा, यानी इस पूरे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हमें पता चल जाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उससे कनेक्ट कीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स को और आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, जो इसकी एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, उसको फाइंड किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। कैसे फाइंड कर सकते हैं आप इसको? सिंपली यहां पर आप क्या करिए, फॉर्मूला क्या है हमारा, बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, अगर हम एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो यहां पर देखो, बी की होती है टेस्ला, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और ये तो हमारा एक फैक्टर होता है कॉस थीटा। ठीक है, एक रेशियो होता है ये, तो इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये निकल कर आ गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग कह देते हैं वेबर। क्या कह देते हैं? वेबर। और इसी को हम जब लिखते हैं पूरे नाम पर, क्योंकि ये हमारा जो यूनिट है वो एक साइंटिस्ट के नेम पर है, तो इसको जब लिखते हैं तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वेबर। ठीक है, ये देखिए एसआई यूनिट्स के केस में कभी भी जब हम यूनिट किसी की देखते हैं जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड हो या किसी भी इंसान के नेम पे बेस्ड हो, जैसे न्यूटन, फोर्स यूनिट होती है क्या, न्यूटन, तो हम लोग न्यूटन ऐसे नहीं लिखते, गलत है ये यूनिट लिखना। एसआई यूनिट के फॉर्म पे न्यूटन लिखना ऐसा गलत है। न्यूटन हम ऐसे लिखेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर शुरुआत में होगा, और जब सिर्फ एन लिखेंगे तो कैपिटल एन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सही है एसआई यूनिट लिखना। और इस तरीके से एब्रीविएटेड फॉर्म में कैपिटल लेटर होता है, और जब ये होता है यहाँ पर वेबर, तो ये देखिए स्मॉल लेटर्स पे लिखा गया और इसको कैपिटल लेटर पे, और इसका जो अगला वाला होता है जैसे डब्ल्यू बी है इस पे, तो ये पहला कैपिटल होता है एब्रीविएशन में और अगला वाला स्मॉल। सिमिलरली जैसे हर्ट्ज में होता है, ठीक है, एच जेड ऐसे लिखते हैं ना, हर्ट्ज। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एक ये भी एक चीज़ है जो कि भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर, जो कि बराबर होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर के। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब चलते हैं, अब हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। हम लोग ने सीखा पाई बी, जो कि क्या होता है बी ए कॉस थीटा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स पे लिखें तो ये हमारा हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। बिल्कुल, ये बी ए कॉस थीटा हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स को। यानी कि अगर हम यहां पर बात करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस चीजों पर, बी में, ए में और थीटा में। ठीक, किस पे? थीटा। ये थीटा क्या है? एंगल। यानी कि अगर थीटा चेंज होगा और बाकी ये दोनों फिक्स्ड रहेंगी, उस केस में भी फाई भी चेंज होगा। मान लीजिए ये और ये कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है तो भी ये चेंज होगा, और अगर ये जो बी है वो चेंज हो, बाकी दो चीजें हमारी कांस्टेंट रहे, तब भी ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, और अब हम जब आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे चीजों को, तब ये बात समझ पे आएगी कि मैंने इसको अभी यहां पर क्यों बताया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखते हैं। कि देखिए हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हम मूविंग मैग्नेट्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट से। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट, तीसरे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात स्टैब्लिश हुई कि किसी कॉयल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा इंड्यूस्ड करंट। यानी कि ये कॉयल है, इस कॉयल में जो फ्लक्स है फाई मैग्नेटिक फ्लक्स,
वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, वो चेंज होना चाहिए। इस फाई का चेंज होना जरूरी है, तभी जाके हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। ठीक है, इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज। ठीक है, अगर इसके अंदर से जो भी फ्लक्स जा रहा है वो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू पे है, तो वो कभी भी इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, या फिर कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। देखिए, क्योंकि जो करंट होता है हमारा वो तभी डेवलप होता है जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये क्या करता है, किसी कॉइल से एसोसिएटेड जब फ्लक्स होता है वो चेंज होता है तो उस पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। सिंपली ये। तो अगर कहा जाए कि फ्लक्स चेंज इंपॉर्टेंट है करंट के इंड्यूस होने के लिए, और यही चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में एक और चीज ऑब्जर्व करी थी, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, मैंने जैसे कहा था कि सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे उन्होंने, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उन सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात निकल कर आई थी कि ये जो फ्लक्स है इसके चेंज होने का जो रेट है, ये उस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि जैसे आप इस पे देख पा रहे हैं, इसको गौर से देखिए आप। यहां पर बात यह है कि जैसे कि आप इसको देखें कि जब इसको घुमाया जा रहा है, तब आप ये जो यहां पर बल्ब जल रहा है इसको देखिए, ये कभी ब्राइट हो रहा है और फिर धीमा हो रहा है हल्का सा, फिर बंद हो रहा है। ठीक है, ब्राइटनेस क्या हो रही है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये ब्राइटनेस कब बढ़ेगी? जब इस पे फ्लो होने वाला करंट बढ़ेगा। यानी कि इसके हाथों के मोशन को देखिए और इसको देखिए, जब ये जल्दी जल्दी घुमा रहा है तब यहां पर ब्राइटनेस ज्यादा है, जब ये धीमे धीमे घुमा रहा है तब यहां पर ब्राइटनेस क्या है? कम है। ठीक है, यानी कि जो कॉयल है उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो करंट है वो इंड्यूस होगा, बट कम होगा या ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ चेंज होना जरूरी नहीं है, कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका रेट मैटर करता है। ठीक है, रेट से क्या मतलब है? रेट से मतलब यह है सिंपली कि कितने टाइम पे चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम। जब भी जो फ्लक्स है वो पर यूनिट टाइम ज्यादा चेंज होगा तो वहां पर जो ईएमएफ होगा वो भी ज्यादा इंड्यूस होगा, उसकी वजह से हमें ज्यादा करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फैराडे ने अपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक लॉ दिया, और वो ये था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। यानी कि एक कोई सर्किट है, उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ये एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो टाइम रेट ऑफ चेंज यानी कि जो ये फ्लक्स है हमें उसका टाइम डेरिवेटिव देखना है। तो ये किस रेट से चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उस सर्किट में इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ के। ठीक है, बात समझ पे आई? तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकलकर आ जाता है। तो ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। फाई बी क्या है हमारा? ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी बाई डी टी बता रहा है कि हम टाइम रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप इसको समझें, इसका मीनिंग ये है कि देखिएगा, समझिएगा, दो दोस्त हैं, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जो फ्लोर है लेट अस सपोज 100, ठीक है, और दोनों के दोनों फ्रेंड कहां पर हैं? 100th फ्लोर पे खड़े हैं दोनों के दोनों। अब इन दोनों को आना है नीचे, तो ये दोनों किस चीज को प्रेफर करेंगे आने के लिए? प्रेफर करेंगे ये लोग लिफ्ट को। क्यों? क्योंकि अगर सीढ़ियों से आएंगे तो इनको टाइम लगेगा ज्यादा। टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बात समझ पे आ रही है? यानी कि देखो, इनको 100th फ्लोर से 0 तक आना है, या फिर इसी बिल्डिंग में अगर हम ये बात करें कि ये लोग नीचे खड़े हों,
ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर अगर खड़े हों और इनको ग्राउंड फ्लोर से 100th फ्लोर पर जाना हो, तो ये स्टेयर्स की जगह किसको यूज करेंगे? लिफ्ट को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लिफ्ट कम समय पे 100th फ्लोर तक पहुंचा देगी। तो देखो, ये ग्राउंड से 100 तक गए, तो इनके जो फ्लोर थे वो चेंज हुआ। चेंज देखो सेम है, ग्राउंड से 100 तक जाने में जो चेंज है इनका वो कैसा है? सेम है। जो फ्लोर का चेंज है वो कैसा है? सेम है, कि ग्राउंड पे थे और कहां जा रहे हैं? 100th फ्लोर पे। यहां पर भी ग्राउंड पे थे और 100th फ्लोर पे थे, बट अगर दोनों ने लिफ्ट का इस्तेमाल किया तो वो जल्दी समय पे पहुंच जाएंगे एज कंपेयर टू किस पे? एज कंपेयर टू स्टेयर्स। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि एक जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है और एक स्टेयर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, एक फ्रेंड, तो इसको टाइम लगेगा कम और ये यहां से यहां तक जल्दी पहुंच जाएगा। और ये क्या होगा जब स्टेयर्स का इस्तेमाल करेगा? तो देखो, ये ग्राउंड फ्लोर से 100th फ्लोर तक ही पहुंचा, बट इसको टाइम लगेगा ज्यादा, इसको टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? हमें यहां पर एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। जैसे कि लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहां पर तो सिर्फ अपनी बॉडी की एनर्जी से वो जा रहा था। अभी वो क्या है? खड़ा है, बट यहां पर मोटर वर्क कर रही है, तो एनर्जी एक तरीके से कह लीजिए वेस्टेज ज्यादा है। ठीक है, मैंने यहां पर ये नहीं बात करी है इसके पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज होने की बात नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर टोटल एनर्जी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोटर चल रही है, उसकी हीट लॉस होगी, ये सब बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर ये सिर्फ क्या है कि सीढ़ियों में चढ़ रहा है तो सिर्फ अपनी एनर्जी को यहाँ पर कर रहा है, जबकि ये क्या है? खड़ा है, मोटर वर्क कर रही है। ठीक है, तो उस पर एक्स्ट्रा लॉसेस वगैरह होंगे, उसकी बात हो रही है, एमजीएच की चेंज होने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ग्राउंड से ये 100 तक गया, लिफ्ट से गया, टाइम कम लगा। यहां पर ये स्टेयर्स से गया, इसको टाइम ज्यादा लगा। तो देखो, यहां पर जो रेट है, यहां पर जो रेट है वो क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम लगा था कम और यहां पर टाइम लगा था ज्यादा, यानी कि जो टाइम ये वाला लगा वो था कम और ये था ज्यादा। तो यहां पर रेट क्या है? ज्यादा है। वो देखो बहुत तेजी से ऊपर गया ना, और यहां पर ये धीमे 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 100 फ्लोर तक पहुंचा, जबकि ये जल्दी से पहुंच गया। तो यहां पर जो रेट है वो क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि टाइम कम है। और यहां पर रेट है कम, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो सेम चीज यहां पर है कि देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो कितने टाइम में हो रहा है, इस बात पे भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। समझे? यानी कि मान लीजिए कि जो यहां पर चेंज है, दो केस लेता हूं मैं, एक केस फर्स्ट और दूसरा केस सेकंड। केस फर्स्ट में मान लीजिए जो चेंज है यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का वो है 5 वेबर। लेट अस सपोज जो चेंज है, ठीक है, चेंज इन यहां पर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वो है 5 वेबर और यहां पर भी है 5 वेबर। बट अगर यहां पर जो टाइम लगा है वो हमें लगा है 5 सेकेंड्स। ठीक है, कितने लगा है? 5 सेकेंड्स। और यहां पर लेट अस सपोज टाइम लगा है अगर 10 सेकेंड्स, तो देखिए यहां पर जब इसको निकालेंगे तो निकल कर आ जाएगा 1 वोल्ट। कितना निकल कर आ जाएगा? ये 1 वोल्ट। जबकि यहां पर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हाफ वोल्ट। ठीक है, यहां यानी कि यहां पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो कितना है? आधा है। और यहां पर कितना है? 1 है। तो देखो, चेंज जो था फ्लक्स का किसी कॉइल से एसोसिएटेड वो तो सेम था, बट कितनी देर में चेंज हो रहा है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा। तो सेम चीज यहां पर है कि जब वो जल्दी जल्दी घुमा रहा है तो टाइम कम लग रहा है, अंदर जो चेंज है वो उतना ही है, बट उसने क्या किया? जल्दी जल्दी घुमाया तो टाइम कम लगा। उस केस में जो ईएमएफ की वैल्यू थी वो ज्यादा थी, उसकी वजह से यहां पर ब्राइट ग्लो कर रहा है। और फिर जब ये धीरे धीरे हाथ घुमा रहा है, रोकने के टाइम पर ये धीमे धीमे कर रहा है, उस केस में यहां पर ये ग्लो कम होने लगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो अपने साथ इन चीजों को लेकर चलता है। ठीक है, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारा उसका एक्सप्रेशन है ये, जहां पर कि डी फाइव बी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज, और डी टी पूरा ये हमारा डी फाइव बी बाई डी टी ये बन जाता है हमारा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्लियर? लेट अस सपोज कि एक कॉइल थी और उस पे जो फ्लक्स था वो चेंज हो रहा था, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया,
बट इसी जगह पर एक कॉइल होने की बजाय यहां पर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल हो, तो हर एक टर्न से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा चेंज की नहीं। देखिए यहां पर जो फ्लक्स आ रहा है वो किसी दूसरे मैग्नेट या किसी दूसरे सोलेनॉइड की वजह से है। बात समझ रहे हैं? यहां पर ये एक कॉइल है और इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स किसी दूसरे मैग्नेट या फिर दूसरे सोलेनॉइड या दूसरे किसी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर फ्लक्स जो है वो है। ठीक है, ये कभी खुद के फ्लक्स को जनरेट करके यहां पर करंट जब इंड्यूस करता है वो हमारा सेल्फ इंडक्शन वाला फेनोमेना होता है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि जब यहां पर जो फ्लक्स है इससे जो एसोसिएटेड है वो चेंज हो रहा है, तब की बात। ठीक है, तो इस कॉयल से पास होने वाला फ्लक्स मैटर करता है और उसके साथ ही में रेट मैटर करता है कि इस पे इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो कितना होगा। अगर ये एक सिंगल कॉइल की होती तो एक्सप्रेशन ये होता, अगर इसी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा। अब देखो, जो यहां पर मान लीजिए फ्लक्स इतना था, अब यहां पर एक कॉइल थे उससे पास हो रहा है, दो कॉइल रख दी तो देखो दो कॉइल से ही उतना फ्लक्स जा रहा है, तीन कॉइल रख दी तो उतना ही फ्लक्स तीन कॉइल से जा रहा है, यानी कि जो टोटल फ्लक्स चेंज होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर चार कॉइल रख दी तो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर कॉइल रख दी तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो n टाइम्स हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड कॉइल है कितने टर्न्स की, n टर्न्स की, तो उस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये हो जाएगा। उसके बाद इस पे आपको ये माइनस साइन दिखाई दे रहा होगा। अब ये माइनस साइन क्या है? ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के वो उस पार्ट को याद करिए जब हमने ये देखा था कि अगर एक कॉइल है और उस पे मैग्नेट को अगर हम लोग इस तरीके से और उसको अंदर ला रहे हैं, और दूसरा केस कि जब हम इस मैग्नेट को बाहर ले जा रहे हैं, तो दोनों ही केस में जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था वो कैसा था कि जब इसको अंदर ले जा रहे थे तो अगर डिफ्लेक्शन इस तरफ था तो बाहर ले जाते वक्त डिफ्लेक्शन इस तरफ था, यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये माइनस साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो हेल्प करता है हमें इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताने के लिए। कैसे होता है, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम लोग पढ़ेंगे लेंज लॉ पे। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे और वहां से चीजें हमें निकल कर आएंगी कि इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन ये है, इस माइनस साइन को हम इस तरीके से कह सकते हैं अभी के लिए, एक कंप्लीटनेस के लिए। इसको डिटेल में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बट एक कंप्लीटनेस के लिए यह कहा जा सकता है कि जो ईएमएफ और ये चेंज जो होता है उनके बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। अब ये जो मैंने लाइन बोली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल कर देते हैं इसको। सिंपल ये है कि यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज से इसने जन्म लिया है। यानी कि यहां पर कॉयल है, इस पे ये जो मैग्नेट है वो अंदर आ रहा है, तो जब मैग्नेट अंदर आ रहा है उसकी वजह से होगा क्या, यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इससे पास होने वाली वो बढ़ेगी। तो जब ऐसा होगा तो इसके अंदर ईएमएफ उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इसके अंदर ईएमएफ उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे जिसकी की डायरेक्शन जो हो वो इस तरफ हो। ठीक है, ये अपने आप से मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, तो फिर हमें यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमें पता चल जाएगी। तो एक कंप्लीटनेस के लिए मैंने बता दिया, इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम लोग लेंज लॉ को पढ़ेंगे कि लेंज लॉ आखिर क्या होता है और इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्रेशन हमारा ये होता है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल हैं तो ये एक्सप्रेशन उस पर n का मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स इट। तो हमें हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ईएमएफ की वैल्यू है वो पता चलती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब का सब, मतलब अभी तक से मतलब है कि इस चैप्टर में जो अभी तक पढ़ा है वो सब का सब
इस एक्सप्रेशन में आकर इंक्लूड हो गया। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, जो भी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी, वो सब इस पे आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को ही लेते हुए हमें आगे चीज़ों को पढ़ना है। इसी की ही हेल्प से हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लीजिए, इस पे किसी भी तरीके कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, उसकी जो रेट होगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सर्किट में कितना करंट, हमारा मतलब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फिर करंट हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।